मैडम आप यहाँ से पीछे हट जाइए, ये सिक्योरिटी का मामला है। सिक्योरिटी ऑफिसर की ठंडी और सपाट आवाज ने मेरे अंदर आग लगा दी। सिक्योरिटी? मैंने भरोसा ना कर पाने वाले अंदाज में कहा। सिक्योरिटी, तुम्हें यहाँ एक लड़की तकलीफ से तड़पती नजर नहीं आ रही है? ये इंसानियत का मामला है। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और अपने साथियों को इशारा किया कि वे लोगों का दायरा और ज्यादा सख्त कर दें। ये लोगों का दायरा नहीं था, ये क्रूरता की एक इंसानी दीवार थी जिसके पीछे कोई दम तोड़ रहा था। दर्जनों मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट किसी फिल्म सेट की तरह उस नज़ारे को रोशन कर रही थी जहां मेन कैरेक्टर वो कम उम्र की लड़की थी जो उस चमकती गैलरी के लाउंज की जमीन पर एड़ियां रगड़ रही थी। ये सब क्या है? मैंने अपने अंदर के पत्रकार को बड़ी मुश्किल से काबू में रखते हुए पूछा। ऑफिसर ने मुझे देखा। जो भी है, आप इससे दूर रहिए। उसका लहजा किसी अनदेखे खतरे का पता दे रहा था। आखिर ऐसा क्या था कि उस लड़की के साथ एक इंसानी जान को सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया गया था? मैं और ज्यादा बहस किए बिना ही एक छोटी सी जगह से अंदर झांकने लगी। जो मैंने वहां देखा उसने मेरी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो लड़की दर्द से नहीं बल्कि एक जिंदगी को जन्म देने के दर्द से तड़प रही थी। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसने एक नन्ही सी जान को जन्म दे भी दिया था। एक चीख मेरे गले में ही दबकर रह गई। ये नज़ारा किसी भयानक सपने जैसा था। कुछ देर पहले तक मेरी दुनिया में सिर्फ खुशियां, कहकहे और उम्मीदें थीं। मैं काजल, एक पत्रकार, लेकिन आज सिर्फ एक माँ और पत्नी थी। अपने पति से 1 साल बाद मिलने की खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। मेरी 5 साल की बेटी अदिति मेरे साथ थी और उसकी मासूम बातों ने मेरे सफ़र को और भी खुश कर दिया था। मम्मी पापा हमें देखते ही सरप्राइज हो जाएंगे ना? उसने अपनी गुड़िया को जोर से अपने गले से लगाते हुए पूछा। हाँ मेरी जान, बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए जवाब दिया। हम एयरपोर्ट की चमकती दमकती गैलरी से गुजरते हुए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। हर तरफ एक जश्न का माहौल था। कोई अपने प्यार से मिलने जा रहा था और कोई अपने प्यारों को अलविदा कह रहा था। मुझे क्या पता था कि इस खुशियों भरे माहौल में कुछ कदमों की दूरी पर एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसमें खुशी का एक हिस्सा भी नहीं था। अचानक एक चीख ने पूरी फिजा को तहस नहस कर दिया। वो कोई आम चीख नहीं थी। उसमें इतनी बेबसी और दर्द था कि हर कोई उस आवाज की तरफ खिंचा चला गया। मेरा दिल किसी अनजाने डर से धड़क उठा। अदिति, तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और तेजी से उस भीड़ की तरफ बढ़ी जो एक घेरे की शक्ल लेती जा रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो सिक्योरिटी के लोग और लोगों को पीछे धक्का दे रहे थे। क्या हुआ है? मैंने एक औरत से पूछा जो मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त थी। पता नहीं बहन, कोई लड़की है, लगता है कुछ नशा किया हुआ है। आजकल की जनरेशन का कुछ नहीं पता, उसने बेहद गैर जिम्मेदार तरीके से जवाब दिया। ये सुनते ही मेरा दिल कटकर रह गया। बिना जाने बिना सोचे लोग किसी की तकलीफ पर कितनी आसानी से कमेंट कर देते हैं। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी तो एक ऑफिसर ने मुझे रोक दिया। ये वही ऑफिसर था जिससे मेरी बहस हुई थी। अब पूरा नजारा मेरे सामने साफ था। वो कम उम्र की लड़की जिसका चेहरा मासूमियत और दर्द का पुतला बन चुका था, अब हल्की बेहोशी में जा चुकी थी। उसके बगल में पड़ा हुआ वो नवजात बच्चा धीरे धीरे रो रहा था, जैसे इस दुनिया में आते ही उसे यहाँ की बेरहमी का अंदाजा हो गया हो। मेरा गुस्सा और दुख अपनी इंतहा पर था। मैंने उस ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम लोग इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? वो और उसका बच्चा मर सकते हैं। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप बीच में दखल अंदाजी ना करें। उसने बड़ी सख्ती से कहा। कौन सी कार्रवाई कर रहे हो? वीडियो बनाने वालों को रोकने की जगह तुम मुझे रोक रहे हो। एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मैं ये सब देखकर खामोश नहीं रह सकती थी। मेरा जर्नलिस्ट कार्ड दिखाना काम कर गया, या शायद मेरे बात करने के तरीके ने उसे मजबूर कर दिया। इसी लम्हे एक और सीनियर ऑफिसर वहां आया। उसने लड़की और बच्चे को देखा, लेकिन उसकी आंखों में हमदर्दी की जगह एक अजीब सी परेशानी और ठंडापन था। उसने अपने जूनियर के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही जूनियर ऑफिसर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये मामला मेरी समझ से बाहर हो रहा था। ये कोई साधारण मामला नहीं था। इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरा और खौफनाक राज छुपा था, जिसे ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे।
सीनियर ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में एक साफ धमकी थी। मैडम, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, इस मामले से दूर रहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं थे, बल्कि मेरे आने वाले तूफानी सफर का ऐलान थे। उसकी आंखों में मैंने कानून के रखवाले का नहीं, बल्कि किसी ताकतवर मुजरिम के राजदार का अक्स देखा। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उस कम उम्र की लड़की का बेबस चेहरा और उसके नवजात बच्चे की मासूमियत मेरी आंखों के सामने घूम गई। मेरे अंदर की माँ और पत्रकार ने मिलकर उस डर को कुचल डाला। बेहतर क्या होता है, ये कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, अपनी फ्लाइट पकड़कर यहाँ से चली जाऊं और सारी जिंदगी इस सोच के साथ गुजारूं कि मेरी आंखों के सामने एक जिंदगी तमाशा बनी रही और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। नहीं ऑफिसर, मुझसे ये नहीं होगा। मेरी आवाज उम्मीद से ज्यादा बुलंद और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। ऑफिसर के चेहरे पर नागवारी उतर आई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लाउंज में एक अजीब सी भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी के लोगों ने यात्रियों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए गेट नंबर 4 बंद किया जा रहा है। यात्रियों से निवेदन है कि वे मेन लॉबी में इंतजार करें। ये ऐलान साफ तौर पर एक झूठ था। वे उस जगह को खाली करवा रहे थे। लोग बड़बड़ाते हुए वहां से हट रहे थे और कुछ ही लम्हों में वहां मेरे, उस लड़की, उस बच्चे और मुट्ठी भर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के अलावा कोई भी नहीं रहा। एक खौफनाक खामोशी ने पूरे माहौल को अपनी लपेटे में ले लिया। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला। मेरे पति की तस्वीर स्क्रीन पर चमक रही थी। एक तरफ उनसे मिलने की बेपनाह इच्छा थी और दूसरी तरफ ये अधूरी कहानी। मैंने स्क्रीन को स्वाइप किया और अपने देवर का नंबर मिलाया। हेलो भैया जी, भाभी, सब ठीक है ना? आप बोर्डिंग के लिए चली गई हैं? उसकी आवाज में खुशी थी। नहीं भैया, एक दिक्कत हो गई है, मैं ये फ्लाइट नहीं ले सकती। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। क्या मतलब है भाभी? आखिर क्या हुआ है? अदिति तो ठीक है ना? उसकी आवाज में चिंता थी। अदिति बिल्कुल ठीक है। मैं उसे तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तुम बस एयरपोर्ट के बाहर मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझा दूंगी। मैंने फोन बंद कर दिया। इससे पहले कि वो और ज्यादा सवाल करता, मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले चुकी थी। अदिति का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, लेकिन मैंने दिल को पत्थर कर लिया। इतने में 2 पैरामेडिक्स स्ट्रेचर के साथ दिखाई दिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वे किसी सरकारी एम्बुलेंस के नहीं लग रहे थे। उनकी ड्रेस पर कोई भी नाम नहीं था। उनके साथ आने वाली एम्बुलेंस भी बिल्कुल सफेद रंग की थी, जिस पर किसी भी तरह का कोई लोगो या हॉस्पिटल का नाम दर्ज नहीं था। ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। उन्होंने बड़ी फुर्ती से लड़की को स्ट्रेचर पर डाला और बच्चे को एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर में रखा। वे किसी से बात नहीं कर रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, जैसे वे रोज इस तरह के काम करते हों। इसे कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं आप? मैंने एक पैरामेडिक के सामने आकर पूछा। उसने मुझे इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ने लगा। मैं सीनियर ऑफिसर की तरफ बढ़ी। मुझे इसके साथ जाना होगा। मैं इस केस की एकमात्र गवाह हूँ और मैं इसे यूं अनजान लोगों के साथ जाने नहीं दे सकती। ऑफिशियल ने कुछ लम्हे सोचा। शायद उसे लगा कि मेरे वहां होने से मीडिया में तुरंत ही ये खबर फैलने का खतरा कम हो जाएगा। उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अस्पताल तक जाएंगी। उसके बाद ये मामला हमारा है। मैं खामोशी से एम्बुलेंस में बैठ गई। अदिति को मैंने एक महिला सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले किया, जो उसे मेरे देवर तक पहुंचाने वाली थी। एम्बुलेंस के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा शांत था। लड़की बेहोश थी और उसे ड्रिप लगी हुई थी। मैंने पैरामेडिक से दोबारा पूछा, इसकी हालत कैसी है? खतरे से बाहर है? उसने ठंडा सा जवाब दिया। हम किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं? इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस ड्राइवर को कुछ इशारा किया और एम्बुलेंस की रफ्तार तेज हो गई। हम शहर की मेन सड़कों की जगह छोटी और पतली गलियों से गुजर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस एक बेहद पॉश और महंगी बिल्डिंग के सामने रुकी। ये कोई साधारण हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि एक प्राइवेट क्लिनिक लग रहा था, जिसकी सिक्योरिटी किसी किले की तरह थी। अंदर ले जाते ही एक डॉक्टर ने हमारा स्वागत किया। वो तकरीबन 40 से 45 साल की एक लेडी डॉक्टर थी, जिसके चेहरे पर जरूरत से ज्यादा सख्ती थी। मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करो, तुरंत।
उसने स्टाफ को ऑर्डर दिया और फिर मेरी तरफ घूम गई। आपका बहुत धन्यवाद कि आप इसे यहाँ तक लेकर आईं। अब आप जा सकती हैं। हम बाकी सब संभाल लेंगे। उसका लहजा बेहद पेशेवर लेकिन सख्त था। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैंने सख्ती से कहा, जब तक उस लड़की के घर वालों का पता नहीं चल जाता या पुलिस अपना काम शुरू नहीं कर देती, मैं यहीं रहूंगी। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले को दबा रहे हैं? डॉक्टर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी के एक्सप्रेशन दिखे, लेकिन उसने तुरंत खुद को कंट्रोल कर लिया। देखिए, इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वे लोग आ ही रहे होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। झूठ, मेरी आवाज गूंजी। वो एयरपोर्ट पर लावारिसों की तरह पड़ी थी। किसने इन्फॉर्म किया उसके घर वालों को? कौन है आप लोग? मेरी आवाज और बुलंद हो गई और मैं गुस्से से कांप रही थी। डॉक्टर कुछ कहने ही वाली थी कि गैलरी के कोने से दो लंबे तगड़े काले सूट पहने हुए शख्स दिखाई देने लगे। वे डॉक्टर या हॉस्पिटल के स्टाफ से ताल्लुक नहीं रखते थे। उनकी नजरें और उनकी चाल ये बता रही थी कि वे यहाँ मामले को संभालने के लिए आए हैं। वे चलते हुए हमारे पास आए और खामोशी से डॉक्टर के पीछे खड़े हो गए। उनकी आंखें किसी शिकारी की तरह मुझ पर जमी हुई थीं। उनमें ना कोई रहम था और ना ही कोई जज्बा। वे सिर्फ और सिर्फ एक अनकही धमकी का चलता फिरता रूप थे। डॉक्टर ने उनकी मौजूदगी में गहरी सांस ली, जैसे उसे अपनी ताकत वापस मिल गई हो। आपको आखिरी बार कहा जा रहा है, उसने अब और भी ज्यादा ठंडे लहजे में कहा, यहाँ से चली जाइए। काले सूट पहने हुए उन दो मजबूत कद काठी वाले लोगों की मौजूदगी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मेरे अपने ही शब्द मेरे कानों में खोखले लगने लगे। इस धमकी पर उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं आया। उनमें से एक ने एक कदम बढ़ाया। उसका कद मुझसे बहुत लंबा था और उसकी मौजूदगी ने मुझे शारीरिक रूप से बेबस महसूस करा दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाकर मेरे कंधे से कुछ इंच की दूरी पर ही रोक लिया। ये कोई हमला नहीं था, लेकिन इसका मतलब साफ था, हम तुम्हें छुए बिना ही तुम तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर ने मानो इशारा समझते हुए कहा, देखिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा होता है। अब आप मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए। उसके लहजे में अब हल्की नरमी भी नहीं बची थी। ये एक सीधा आदेश था। मैंने उसे आखिरी गैलरी की तरफ नजर डाली जहां से उस लड़की को ले जाया गया था। वो रास्ता अब एक गहरी अंधेरी सुरंग जैसा लग रहा था। मैं समझ गई कि इस वक्त यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। जंग जीतने के लिए कभी कभी मैदान छोड़ना ही पड़ता है। मैंने हारे हुए अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है। दोनों आदमी तुरंत पीछे हट गए। उनमें से एक ने मेरे लिए बाहर का दरवाजा खोला, जैसे कोई अपने खास मेहमान को विदा कर रहा हो। ये उनकी तरफ से एक और तंज था। मैं तेज कदमों से चलती हुई उस प्राइवेट हॉस्पिटल से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। मेरा जर्नलिज्म वाला दिमाग तुरंत काम करने लगा। मैंने अपनी याददाश्त पर जोर डालकर हर एक देखी हुई चीज को दोबारा याद करना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट का सिक्योरिटी स्टाफ, उनका गैर जिम्मेदार व्यवहार, बेनाम एम्बुलेंस और उसका खामोश स्टाफ, और ये शांत हाईटेक क्लिनिक जो किसी अस्पताल से ज्यादा एक खुफिया अड्डा लग रहा था। और आखिर में वे काले रंग के कोट वाले लोग, वे कौन थे? किसी सियासी आदमी के लोग या किसी माफिया के गुंडे? उन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए एक ही नतीजा निकलता था कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका रिश्ता किसी ऐसी जगह से था, या वो कुछ ऐसा जानती थी जिसे दुनिया की नजरों से छुपाना किसी बहुत ही ताकतवर शख्स या गिरोह के लिए जिंदगी और मौत का मुद्दा था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों? मैंने अपने देवर राहुल को फोन किया। वो मेरी एक कॉल पर मुझे लेने के लिए पहुंच गया। गाड़ी में बैठते ही उसने सवालों की बौछार कर दी। भाभी, आप ठीक तो है ना? अदिति बहुत रो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे हमने समझाया है। आखिर हुआ क्या है? आपने फ्लाइट क्यों छोड़ दी? मैंने उसे एयरपोर्ट से लेकर उस क्लिनिक तक की पूरी कहानी सुनाई। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो एक शरीफ और सीधा साधा इंसान था,
जो ऐसी उलझी हुई बातों से हमेशा दूर रहता था। हे भगवान, भाभी, ये आप किस चक्कर में पड़ गई हैं? उसने घबराहट से कहा। आपको क्या जरूरत थी इस मामले में पड़ने की? वे लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। आपको अपने और अदिति के बारे में सोचना चाहिए था। राहुल, मैं भी यही सोच रही हूँ, मैंने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन मैं अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद चुप कैसे रह जाती? वो भी तो किसी की बेटी है। उसकी हालत तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो हमारी दिक्कत नहीं है। आप पत्रकार हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप पहले एक माँ हैं। भैया को पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे? उसकी बातों में मेरे लिए फिक्र साफ झलक रही थी। मैं तुम्हारे भाई को खुद ही बता दूंगी। फिलहाल तो मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ देर सोचना है। हमारी गाड़ी घर की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। मैं खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही थी कि अचानक गाड़ी के साइड मिरर में मुझे एक जानी पहचानी रोशनी नजर आई। एक काले रंग की गाड़ी लगातार एक समान रफ्तार से हमारी गाड़ी के पीछे आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने राहुल से कुछ भी नहीं कहा ताकि वो घबरा न जाए। मैं खामोशी से उस गाड़ी पर नजर रखे हुए थी। वो ना तो ओवरटेक कर रही थी और ना ही दूरी बढ़ा रही थी। वो बस हमारा पीछा कर रही थी। ये एक साफ संदेश था, एक साजिश भरा खेल। वो मुझे बता रही थी कि मैं उनकी नजरों में हूँ। जब हमारी गाड़ी मोहल्ले में दाखिल हुई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राहुल ने गाड़ी घर के सामने रोकी। मैंने दोबारा साइड मिरर में देखा तो वो काली गाड़ी हमारी गली के मोड़ पर रुक गई थी। उसने अपनी हेडलाइट बंद कर दी थी, जैसे अंधेरे में छुपने की कोशिश कर रही हो। राहुल, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ, मैंने उससे कहा और गाड़ी से उतर गई। मेरा दिल कह रहा था कि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है। मैंने घर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होने से पहले आखिरी बार उस कोने की तरफ देखा। उसी लम्हे उस काली गाड़ी की पिछली खिड़की का शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठे शख्स का चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन उसने सिगरेट का एक कश लिया और उसे बाहर फेंक दिया। वो छोटी सी चिंगारी अंधेरे में एक लम्हे के लिए चमकी और फिर बुझ गई, लेकिन इस एक लम्हे ने मेरे अंदर खौफ की चिंगारी को आग में बदल दिया। ये कोई साधारण पीछा नहीं था, ये एक वार्निंग थी। वे मुझे बता रहे थे कि वे ना सिर्फ मुझे जानते हैं, बल्कि ये भी जानते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार अब सुरक्षित नहीं रहा था। शिकारी अब मेरे बहुत करीब पहुंच चुके थे। घर के सुरक्षित दरवाजे के पीछे भी मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं अंदर दाखिल होते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर कुंडी चढ़ा दी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो सिगरेट की चिंगारी, वो एक लम्हे का अंधेरा और फिर रोशनी, ये कोई साधारण वाकया नहीं था। ये दस्तक थी, मेरी सुरक्षा के एहसास पर एक काली दरार थी। सब ठीक है भाभी? राहुल ने मेरे पीछे आते हुए पूछा। उसकी आवाज में गहरी जांच परख थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मैं थक गई हूँ, मैंने झूठ बोल दिया। मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सीधा अदिति के कमरे में गई। वो बिस्तर पर किसी प्यारी परी की तरह सो रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर मेरे अंदर ममता की एक टीस उठी। क्या मैंने अपनी जिद और अपने पेशे की खातिर अपनी बेटी की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था? ये सवाल किसी तेज धार खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गया। मैंने झुककर उसके माथे को चूमा और बेआवाज आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं सकी। हर आहट पर मेरा दिल उछलकर गले में आ जाता। खिड़की से छनकर आती किसी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी मुझे चौंका देती। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे इस घर की दीवारें भी अब सुरक्षित नहीं रही। अगली सुबह कयामत बनकर टूटी। नाश्ते की टेबल पर खामोशी पसरी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान के आने का संदेश हो। मेरे ससुर जी, जो आमतौर पर बहुत मजाकिया किस्म के थे, आज हद से ज्यादा गंभीर थे। काजल बेटी, राहुल ने हमें रात वाली बात के बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्होंने आखिरकार खामोशी तोड़ी। मेरी सास ने तुरंत बात उठा ली। तुम किस मुसीबत को घर पर ले आई हो? तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम इस मासूम की ही फिक्र करनी चाहिए थी। तुम्हारा पति वहां इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ अनजाने झगड़े में पड़ रही हो। उनके अंदाज में फिक्र और गुस्सा दोनों थे। माँ जी, ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, मैंने हिम्मत करके कहा। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैंने क्या देखा है। हमें अंदाजा है
कि तुम थकावट और परेशानी की वजह से शायद मामले को बढ़ा चढ़ाकर देख रही हो। राहुल ने नरमी से समझाने की कोशिश की। भाभी, काली गाड़ी किसी की भी हो सकती है। हो सकता है ये सिर्फ आपका वहम हो। एयरपोर्ट पर जो हुआ वो अफसोस से भरा था, लेकिन अब लोग उसे संभाल रहे हैं। इसीलिए आपको इससे पीछे हट जाना चाहिए। उनकी बातें मुझे अंदर तक काट रही थी। वे मुझे गलत समझ रहे थे। वे मेरी हकीकत को मेरा वहम बता रहे थे। उनकी नज़र में मैं एक इमोशनल औरत थी जो हकीकत और सपने में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। कोई मेरी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। ये मेरा वहम नहीं है। मैं तकरीबन चिल्ला पड़ी। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? सबूत लाओ। मेरे ससुर ने पहली बार सख्त लहजे में कहा। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो इसका कोई सबूत तो होगा। ये शब्द सबूत मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजा। वे ठीक कह रहे थे। मेरे पास अपनी कहानी के सिवा कुछ भी नहीं था, और एक ऐसी कहानी जिसके किरदार और ठिकाने सब बिना सबूत के थे, उस पर भला कौन भरोसा करता। मैं टेबल से उठकर अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मुझे सबूत चाहिए था, एक ऐसा सबूत जो उनकी आंखें खोल दे। मैंने अपना प्रेस वाला कार्ड निकाला और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हेड ऑफिस का नंबर मिलाया। कई घंटियों की आवाज़ के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया गया। जी, सिक्योरिटी ऑफिस। हेलो, मैं पत्रकार काजल बात कर रही हूँ। मुझे कल रात इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्ज में गेट नंबर 4 के हादसे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने अपना प्रोफेशनल अंदाज बनाए रखा। दूसरी तरफ कुछ लम्हों की खामोशी पसर गई। फिर कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज़ आई। 1 मिनट मैडम। कुछ सेकंड बाद वो दोबारा लाइन पर था। मैडम, कल गेट नंबर 4 पर ऐसा कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ, एक मामूली तकनीकी खराबी की वजह से उसे कुछ देर के लिए बंद जरूर किया गया था, लेकिन किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी का कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या मतलब है आपका? मैं खुद वहाँ मौजूद थी। एक लड़की, उसने एक बच्चे को। आई एम सॉरी मैडम, उसने मेरी बात काट दी। हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। और इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने फ़ोन काट दिया। मेरा सिर चकरा गया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने पूरे हादसे को ही रिकॉर्ड से मिटा दिया था, जैसे कि वो कभी हुआ ही ना हो। अब मैं अपने घर वालों को क्या बताती? वे तो पहले ही मुझे वहमी समझ रहे थे। अब तो वे मुझे मानसिक मरीज ही समझेंगे। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। क्या सच में मैंने ये सब कुछ सिर्फ इमेजिन कर लिया था? क्या मैं पागल हो रही थी? नहीं, मैंने खुद को जोड़ा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। और सिर्फ मैं नहीं, वहां तो दर्जनों लोग और भी थे। वे लोग जिन्होंने अपने मोबाइल में सब कुछ कैद कर लिया था। सबूत। मुझे वो वीडियो चाहिए। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोशल मीडिया साइट पर उस हादसे की तलाश शुरू कर दी। मैंने हर मुमकिन कीवर्ड इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट हादसा, लॉन्ज में लड़की, एयरपोर्ट ड्रामा। 1 घंटे तक मैं हर एक वीडियो और पोस्ट स्क्रॉल करती रही, लेकिन वहां सिर्फ लोगों की हमसफर की कहानियां और सेल्फीज थीं। उस हादसे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डिजिटल दुनिया से भी उस हादसे के सारे निशान मिटा दिए हों। मैं हिम्मत हारने ही वाली थी कि अचानक एक अनजान अकाउंट से अपलोड की गई एक वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी। उसका कैप्शन था, एयरपोर्ट हंगामा। मेरा दिल जोर से धड़का। ये कहाँ का है? मैंने प्ले बटन दबाया। वीडियो बहुत हिल रही थी और उसका फ्रेम भी बहुत खराब था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ये उसी जगह की थी। कैमरा भीड़ पर टिका था और फिर सिर्फ 1 सेकंड के लिए लोगों के बीच से मुझे फर्श पर पड़ी उस लड़की की एक झलक दिखाई दी। मिल गया, मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। इससे पहले कि मैं उस वीडियो को डाउनलोड कर पाती या उसका लिंक कॉपी करती, मेरे स्क्रीन पर एक एरर मैसेज चमका। दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ये वीडियो ठीक उसी वक्त डिलीट कर दी गई थी जब मैं उसे देख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून मेरी नसों में जम गया। वे सिर्फ इस हकीकत की दुनिया में ही नहीं मेरा पीछा कर रहे थे, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे।
वे हर जगह थे। मेरा दिल और दिमाग एक साथ सुन्न हो गए। ये सिर्फ एक वीडियो का डिलीट होना नहीं था, ये मेरे दुश्मन की ताकत का खुला चैलेंज था। उसने मुझे बता दिया था कि वे लोग ना सिर्फ मेरे पीछे हैं, बल्कि मुझसे 2 कदम आगे भी हैं। वे सच्चाई को मिटा सकते हैं, सबूत को हवा में गायब कर सकते हैं। मेरे अंदर खौफ के साथ साथ एक अजीब सा ठंडा गुस्सा उठने लगा। वे मुझे डराकर, थकाकर और मानसिक रूप से तोड़कर ये जंग जीतना चाहते थे। वे मुझे ये यकीन दिलाना चाहते थे कि मैं एक ऐसे भूत से लड़ रही हूँ जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर तुम डिजिटल दुनिया के बादशाह हो, तो मैं इस हकीकत की दुनिया में तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने खुद से वादा किया। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मैं जानती थी कि मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, मेरा इंटरनेट कनेक्शन कुछ भी सुरक्षित नहीं था। मैं एक डिजिटल कैद खाने में थी, जहां मेरी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। इस जाल को तोड़ने का एकमात्र तरीका था इससे बाहर निकलकर काम करना। मुझे पुराने तरीके अपनाने थे। मुझे एक इंसान की ज़रूरत थी, एक गवाह जो मेरे साथ खड़ा हो सके। लेकिन मैं एक अनजान भीड़ में से किसी एक चेहरे को कैसे तलाश कर सकती थी? मेरा पत्रकारी दिमाग जाग उठा। वे लोग एयरपोर्ट पर थे, वे यात्री थे। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि उस वक्त गेट नंबर 4 के आसपास किन लोगों की बोर्डिंग हो रही थी, तो शायद मैं उनमें से किसी यात्री तक पहुंच सकूं। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन नामुमकिन नहीं। एयरपोर्ट वापस जाना या वहां फ़ोन करना जान लेने के बराबर था। मुझे किसी अंदर के बंदे की ज़रूरत थी। मैंने अपनी फ़ोन बुक खोली और एक पुराने दोस्त का नंबर तलाश किया, समीर। वो एक निजी एयरलाइन में काम करता था। हमने कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया था। मैंने उसे अपने फ़ोन से कॉल करने की जगह राहुल के फ़ोन से कॉल की, ये सोचकर कि शायद ये नंबर अभी उनकी नज़र में ना हो। हेलो, समीर की जानी पहचानी आवाज़ आई। समीर, मैं काजल बात कर रही हूँ। काजल, तुम कैसी हो? मैंने सुना था कि तुम तो देश से बाहर जा रही हो। सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ में हैरत और खुशी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। समीर, सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी और खुफिया मदद चाहिए। ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मेरे अंदाज की गंभीरता को उसने तुरंत महसूस कर लिया। क्या हुआ है काजल? कोई परेशानी है क्या? मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। बस ये समझ लो कि मैं एक बहुत ही गंभीर केस पर काम कर रही हूँ। मुझे परसों रात, यानी 12 अक्टूबर की रात 8 से 10 बजे के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के इंटरनेशनल लाउंज से रवाना होने वाली सभी फ्लाइट्स के यात्रियों की लिस्ट चाहिए, खास तौर पर वे जो गेट नंबर 1 से 5 के बीच थे। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। मैं जानती थी कि मैं उसे गैर कानूनी काम करने के लिए कह रही थी। काजल, ये मुमकिन नहीं है। ये कंपनी पॉलिसीज के सख्त खिलाफ है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। मैं जानती हूँ समीर, इसीलिए तो तुम्हें फ़ोन किया है। प्लीज़, ये मेरे लिए ज़िंदगी और मौत की बात है। मैं किसी की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। समीर एक बहुत ही भला इंसान था। वो कुछ देर चुप रहा, शायद अपने अंदर के खतरे और दोस्ती के जज्बे के बीच जंग लड़ता रहा। आखिरकार उसने गहरी सांस ली। ठीक है काजल, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगा। लेकिन इसके बाद तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। समीर, मैंने शुक्रिया भरे अंदाज में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद राहुल के फ़ोन पर एक अनजाने नंबर से मैसेज आया। उसमें 3 फ्लाइट्स की लिस्ट थी। एक दुबई, एक लंदन और एक कुआलालंपुर जा रही थी। ये मेरी पहली कामयाबी थी। मेरे हाथ में पहली ठोस कड़ी थी। अब अगला पड़ाव इन सभी फ्लाइट्स के यात्रियों तक पहुंचने की कोशिश करना था। लेकिन ये काम मैं अपने घर से नहीं कर सकती थी। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां मैं उनकी नज़र से ओझल होकर काम कर सकूं। मैं पर्दे से बाहर गई। गली सुनसान थी, लेकिन मुझे पता था कि वे मुझे देख रहे हैं, चाहे नजर ना आ रहे हों। मैंने तुरंत अपना चेहरा दुपट्टे से ढका, अदिति को माजी के पास छोड़ा और राहुल को बताए बिना घर से निकल गई। मैंने एक रिक्शा लिया और शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी तंग गली में मुड़ गई। एक छोटे से इंटरनेट कैफे में पहुंच गई। दर्जनों नौजवान लड़के कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके गेम खेलने और फिल्में देखने में व्यस्त थे। उस शोर और भीड़ में मैंने सोचा कि मैं सुरक्षित रहूंगी। मैंने एक कोने वाला कंप्यूटर चुना और एक नया फर्जी ईमेल अकाउंट बनाया।
मैंने एयरलाइंस की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर यात्रियों को लेकर कुछ तलाश करने की कोशिश की। ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक मेरे नए ईमेल अकाउंट पर एक ईमेल आया। मुझे हैरत हुई क्योंकि ये ईमेल एड्रेस तो मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही बनाया था और किसी को दिया भी नहीं था। उसका सब्जेक्ट खाली था और भेजने वाले का नाम भी अजीब से शब्दों से मिलकर बना हुआ था। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने डरते डरते ईमेल खोला। उसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर थी। ये तस्वीर इसी इंटरनेट कैफे की थी और उस तस्वीर में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मैं खुद बैठी थी। ये तस्वीर सिर्फ कुछ सेकंड पहले की थी। मेरा खून मेरी रगों में जम गया। मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक बात लिखी थी, कोशिश अच्छी है काजल, लेकिन तुम हमसे छुप नहीं सकती। मैं दहशत से भरकर अपने आसपास देखने लगी। गेम खेलने वाले लड़के अपने काम में डूबे थे। काउंटर पर बैठा आदमी फोन पर व्यस्त था। कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उनमें से ही कोई, या शायद दीवार पर लगा कैमरा, मुझे देख रहा था। मेरा ये सुरक्षित ठिकाना भी एक जाल था। मैं भागकर कहीं नहीं जा सकती थी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। इंटरनेट कैफे के सीसीटीवी कैमरे की आंख से भेजी गई वो तस्वीर और वो एक लाइन, ये कोई धमकी नहीं थी, ये ऐलान जंग था। मेरे उन अनदेखे दुश्मनों ने मुझे बता दिया था कि मेरे लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगी, उनकी आंखें मेरा पीछा करेंगी। मैं घबराकर कैफे से बाहर निकली, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने रिक्शा लेने की जगह पैदल चलना ही शुरू कर दिया। भीड़ भरी सड़कों और तंग गलियों में खुद को खोने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे हर शख्स पर शक हो रहा था। फोन पर बात करता हुआ हर एक राहगीर, हर दुकान पर लगा सिक्योरिटी कैमरा, हर छत पर छाई हुई छाया, मुझे लग रहा था जैसे ये पूरा शहर एक बहुत बड़ा जाल है और मैं उसमें फंसी हुई एक बेबस मक्खी हूँ। वे मेरे दिमाग के साथ खेल रहे थे, मुझे वहम और हकीकत के बीच की नाजुक लकीर पर दौड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। जब मैं कांपती टांगों के साथ घर पहुंची तो दरवाजे पर ही राहुल और मेरे ससुर परेशान खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मुझे देखते ही राहुल मेरी तरफ लपका। भाभी, आप कहाँ पर थीं? हम सब कितने परेशान थे। मैं बस अपनी एक सहेली के पास गई थी। मैंने कमजोर सा झूठ बोला। सहेली? मेरे ससुर की भारी आवाज गूंजी। वो हमेशा मुझसे प्यार से पेश आते थे, लेकिन आज उनके अंदाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। काजल, हमें सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, राहुल ने अपना फोन आगे कर दिया। भाभी, मुझे 1 घंटा पहले एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। किसकी कॉल थी? मैं नहीं जानता, राहुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो हमारा शुभ चिंतक है। उसने कहा कि आपकी भाभी बहुत ही खतरनाक लोगों के मामले में फंस रही हैं। वो अपनी और आप सबकी जान खतरे में डाल रही हैं। अगर आप अपनी और अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं तो उनसे कहिए कि वो इस केस से पीछे हट जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने मेरी आखिरी हिम्मत की कोशिश भी तोड़ दी थी। उन तक पहुंचने की जगह उन्होंने मेरे घर वालों को निशाना बनाया था। ये हद से ज्यादा घटिया चाल थी। उन्होंने मेरे अपनों को ही मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये झूठ है, मैं चिल्लाई। वो आप लोगों को डरा रहे हैं ताकि मैं सच सामने ना ला सकूं। और अगर ये सच हुआ, मेरी सास ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से अदिति को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा अदिति को, मैंने गिड़गिड़ाकर कहा। प्लीज मेरी बात पर भरोसा करिए, वे लोग मुजरिम हैं। हमें किसी भी जुर्म या मुजरिम से क्या लेना देना? मेरे ससुर ने फैसला सुनाते हुए कहा। हमारे लिए सबसे पहले इस घर और हमारे बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, और अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं काजल। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। या तो तुम ये सब यहीं छोड़ दो और कल सुबह अपने पति के पास जाने के लिए टिकट करवा लो और इज्जत से इस घर से विदा हो जाओ। हम सब ये भूल जाएंगे कि ये सारे कुछ दिन हमारी जिंदगी में कभी आए थे, वो एक लम्हे के लिए रुके। और अगर तुम्हें अपना जर्नलिज्म और ये नाम, सच्चाई, सब कुछ इतना ही प्यारा है तो फिर तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। हम अपने वंश को तुम्हारी जिद की भेंट नहीं चढ़ा सकते। फैसला अब तुम्हारा है। ये एक अल्टीमेटम था। मेरे अपने, मेरे प्यारे, जिनके लिए मैं सब कुछ करती थी,
अब मुझे अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा समझ रहे थे। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर चुकी थी और बिस्तर पर लुढ़क कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं हर तरफ से हार चुकी थी। मेरा दुश्मन जीत गया था। काफी देर रोने के बाद जब मेरे आंसू सूख गए तो मेरे अंदर एक खालीपन एक नए फैसले से भर गया। अगर मैं आज पीछे हट गई तो वो लड़की और उसके जैसे न जाने कितने और मजबूर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगे और वो ताकतवर मुजरिम हमेशा की तरह कानून और इंसानियत का मजाक उड़ाते रहेंगे। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, लेकिन मैं अपने घर वालों को भी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरे ससुर ठीक कह रहे थे। जब तक मैं इस घर में हूँ, ये घर और इसके सदस्य सुरक्षित नहीं हैं। मुझे जाना होगा। मैंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। मैंने एक पुराना बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े, कुछ नकद रकम और एक पुराना सस्ता सा फोन डाला जो मैंने बरसों पहले एक स्टोरी के लिए खरीदा था और उसके बाद कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। ये फोन किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं था। मैंने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी अपने ससुर और सास के लिए, जिसमें उनसे माफी मांगी और उनके प्यार का शुक्रिया अदा किया। राहुल के लिए, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, और एक छोटा सा नोट अपनी बेटी, अपनी अदिति के लिए छोड़ा, जिसमें मैंने लिखा कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है और बहुत जल्द वापस भी आएगी। रात के आखिरी पहर जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, मैं दबे पांव उठी। मैंने आखिरी बार अपनी सोई हुई बेटी का चेहरा देखा, उसके माथे पर आंसू भरी आंखों से प्यार से चूमा और अपने दिल पर पत्थर रखकर कमरे से बाहर निकल आई। मैं बिना कोई आहट किए घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। गली में मौत जैसा सन्नाटा था। एक लम्हे के लिए मेरे कदम डगमगाए। मैं कहाँ जा रही थी? मेरे पास कोई तय रास्ता था? कोई मंजिल थी? मैं एक अनजान दुश्मन से भाग रही थी, एक ऐसे सफर पर जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। रात के अंधेरे में घर से निकलना एक अलग ही अनुभव था। मैं अब काजल नहीं थी, सिर्फ एक साया थी जो इस शहर की गलियों में अपनी पहचान खो चुका था। हर कदम पर दिल में एक ही डर था, कोई मुझे पहचान न ले। मैंने बस स्टैंड पर रात गुजारी, बेचैन और ठंड से कांपती हुई। लेकिन वहां सैकड़ों मुसाफिरों की भीड़ ने मुझे पहली बार सुरक्षा का एहसास कराया। यहाँ मैं कोई भी नहीं थी, बस एक गुमनाम चेहरा। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपना हुलिया बदला। एक पुराने बाजार से मैंने एक सस्ती सी काली चादर खरीदी और खुद को उसमें अच्छी तरह लपेट लिया। मैंने अपना पर्स और पहचान पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। सिर्फ नकद रकम और वो पुराना फोन अपने पास रखा। काजल की आखिरी निशानी भी मिट चुकी थी। मेरा एकमात्र सहारा उस कम उम्र की लड़की का चेहरा था। उसके साधारण कपड़े और सहमी हुई आंखें बता रही थीं कि उसका रिश्ता किसी अमीर घराने से नहीं हो सकता। वो जरूर शहर की किसी गरीब बस्ती की रहने वाली होगी। मेरा प्लान खतरनाक था, लेकिन सीधा। मैं शहर की कच्ची आबादियों में जाऊंगी और वहां उसकी तलाश करूंगी। मैंने खुद को एक महिला सोशल वर्कर की तरह दिखाने का फैसला किया। पहले 2 दिन नरक की तरह गुजरे। मैं एक बस्ती से दूसरी बस्ती धक्के खाती रही। गरीबी, धूल और बदहाली का मंजर हर तरफ था। लोग मुझे शक की नजर से देखते थे। कोई एक अजनबी औरत पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। हर दरवाजे से मुझे नहीं, हम किसी ऐसी लड़की को नहीं जानते का जवाब मिलता। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी और मेरे पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। तीसरे दिन जब मैं तकरीबन नाउमीद हो चुकी थी, मैं शहर के सबसे पुराने और गरीब इलाके में पहुंची। यहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी पर मेरी नजर पड़ी, जहाँ एक दाई माँ औरतों का इलाज कर रही थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जगी। ये दाई माँ अपने इलाके के हर घर और हर राज से अच्छी तरह वाकिफ होती हैं। मैं अंदर दाखिल हुई। दाई अम्मा ने मुझे सवालिया नजर से देखा। अम्मा जी, मैं एक सेंटर से आई हूँ। हम एक गुमशुदा बच्ची की तलाश कर रहे हैं। मैंने हिम्मत करके बात शुरू की। वो बहुत बीमार है और उसे मदद की सख्त जरूरत है। कौन हो तुम बेटी? रोज यहाँ घर से भागती लड़कियां आती हैं। हम यहाँ किस किस का हिसाब रखें? उसने बड़ी बेरुखी से कहा। मैंने उस लड़की का हुलिया बताया, उसकी सहमी हुई आंखें, उसका मासूम चेहरा। दाई अम्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा, अम्मा, उसकी जान खतरे में है। शायद वो किसी बहुत बड़े जुल्म का शिकार है।
मेरी ये आखिरी बात शायद उनके दिल को छू गई, इसीलिए उन्होंने गहरी नजर से मुझे देखा, जैसे वो मेरे सच को परख रही हों। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। तुम जिस लड़की की बात कर रही हो, उसका नाम मीरा तो नहीं? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। हाँ हाँ अम्मा, हो सकता है। आप उसे जानती हैं? उन्होंने एक लंबी और ठंडी सांस ली। जानती थी, लेकिन अब उस घराने पर मनुष्यत का साया है। जब से उसकी बेटी गई है, वो किसी से मिलती जुलती नहीं है। उसने मुझे पता बताने से भी मना कर दिया, लेकिन एक इशारा दिया। नदी की तरफ जो पुराना रास्ता जाता है, वहाँ एक पुराना टूटा हुआ वीरान कॉलेज है। उसी के पास उनका घर है, लेकिन मेरी मानो तो वहाँ मत जाना। जो उस घर के करीब जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। उनकी वार्निंग मेरे लिए खतरे की घंटी थी। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर फौरन उस तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, गलियां और ज्यादा पतली और वीरान होती जा रही थीं। आखिरकार वो टूटा हुआ कॉलेज मेरी आंखों के सामने आ गया। उसके पास ही एक छोटा सा पुराना मकान था, जिसकी दीवारों पर उदासी छाई हुई थी। मेरा दिल धड़क रहा था, खौफ और उम्मीद के मिले जुले जज्बात से। मैं सच के बहुत करीब थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं और चेहरे पर दुनिया जहान का डर था। ये वही चेहरा था, बस उम्र का फर्क था। ये मीरा की माँ थी। कौन हो तुम? उसने कड़ी आवाज में पूछा। मैंने गहरी सांस ली। मेरा नाम काजल है। मैं आपकी बेटी के बारे में बात करने आई हूँ। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, घर के अंदर से एक साया दिखने लगा। वो साया धीरे धीरे रोशनी में आया। उसने कीमती सूट पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक ठंडी जीत भरी मुस्कुराहट थी। ये वही शख्स था जो मुझे उस वीरान क्लिनिक में मिला था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देखता है। आखिरकार ये एक शब्द नहीं, बल्कि मेरी हार का ऐलान था। उस आदमी की वो मुस्कुराहट मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मीरा की माँ, जिसका नाम शायद सुमन था, बेबसी की तस्वीर बनी दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। मेरा दिमाग भागने के रास्ते तलाश कर रहा था, लेकिन मेरे कदम जमीन में जकड़ गए थे। अंदर आ जाओ काजल, तुम्हारा ही इंतजार था, उस शख्स ने बड़े ही सुकून भरे लेकिन आदेश देने वाले लहजे में कहा। उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। कमरे में गरीबी और बेबसी फैली थी। टूटी हुई कुर्सी, पुरानी चारपाई और दीवारों पर छाई मायूसी। ये माहौल उस शख्स के महंगे सूट और चमकते जूतों के साथ एक अजीब सा तालमेल बिठा रहा था। तुम्हें क्या लगा? उसने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुम एक भगोड़ी बनकर हमसे छुप जाओगी। हमने तुम्हें हर कदम पर देखा है। हम चाहते तो तुम्हें शहर के बाहर से ही उठा सकते थे, लेकिन हमारे बॉस चाहते थे कि तुम खुद सच की दहलीज तक पहुंचो और समझो कि इस दुनिया में सच की कोई ताकत नहीं होती। उसने सुमन की तरफ देखा, जो दीवार से लगी खड़ी थी। सुमन, हमारे मेहमान को चाय पिलाओ और इन्हें अपनी कहानी सुनाओ। शुरू से बताओ कि तुम्हारी मासूम बेटी इस नरक तक कैसे पहुंची। सुमन ने डर के मारे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में विनती थी, लेकिन उस काले सूट वाले आदमी की आंखें पत्थर की थीं। सुमन ने कांपते हाथों से चूल्हे पर केतली रखी और फिर फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहन जी, उसने हिचकियों के बीच मेरी तरफ देखते हुए कहा, हम गरीब लोग हैं। मैं यहाँ के एक बड़े आदमी के पास भीख मांगने गई थी। उस दिन मैं अपनी मीरा को भी साथ ले गई थी। वो बहुत मासूम है, दुनिया नहीं देखी। उसकी आवाज टूट रही थी। उस शख्स की नजर मेरी बेटी पर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई। उसने मुझे दुगने पैसे देने की पेशकश की और कहा कि बेटी को कुछ देर के लिए हवेली में ही छोड़ जाओ। वो एक लम्हे के लिए रुकी, जैसे उस भयानक दिन को दोबारा जी रही हो। मैंने पैसे उसके मुंह पर मारे और बेटी को लेकर जाने लगी, लेकिन उसके गार्ड ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं अपनी बेटी उसके हवाले नहीं करूंगी तो वो मेरी बाकी बेटियों को भी उठा लेगा। मैं उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी की कम उम्र का वास्ता दिया। फिर क्या हुआ? मैंने अपनी सूखी हुई जुबान से पूछा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम पर रहम करता हूँ। तुम्हारी बेटी छोटी है, लेकिन शादी के लायक तो है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मेरी कमसिन बच्ची से जबरदस्ती शादी कर ली। मेरी बाकी बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपनी एक बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी।
कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ सुमन की सिसकियों की आवाज थी। मेरे अंदर का सारा खून जम चुका था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वो सवाल पूछा जो इस पूरी कहानी का केंद्र था। कौन था वो शख्स? काले सूट वाले के चेहरे पर वही जालिम मुस्कुराहट आ गई। उसने आंख के इशारे से सुमन को जवाब देने का हुक्म दिया। सुमन ने डरते डरते कांपते लहजे में वो नाम लिया जो किसी गाली की तरह उसके मुंह से निकला। शहर के सबसे बड़े राजनेता सूर्यदेव प्रताप सिंह। ये नाम मेरे सिर पर बम बनकर गिरा। सूर्यदेव प्रताप सिंह, वो शख्स जिसकी तस्वीर शहर के हर चौराहे पर लगी थी, जो गरीबों का मसीहा और कानून का रखवाला कहलाता था। मेरा दुश्मन कोई आम मुजरिम नहीं था, वो खुद इस सरकार का हिस्सा था, बल्कि वो खुद ही एक सरकार था। अब तुम सच जानती हो, काले सूट वाले ने सुकून से कहा, और अब ये सच तुम्हारे साथ यहीं दफन हो जाएगा। सिंह साहब को अपने खिलाफ गवाही पसंद नहीं है, न तुम, न ये औरत और न वो लड़की जो अस्पताल में उनके बच्चे को जन्म देकर पड़ी है। उसने जेब से फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। सब ठीक है, शिकार जाल में है, आधे घंटे में सफाई कर दो। सफाई, ये शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा। काले सूट वाला शख्स जो मेरे लिए सिर्फ एक जल्लाद था, उसने फोन बंद करके सुकून से मुझे और सुमन को देखने लगा। उसकी नजरों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ अपने काम को पूरा कर लेने का सुकून था। सुमन का शरीर खौफ के मारे पत्थर का हो गया था, लेकिन मेरे अंदर खौफ की जगह एक अजीब सा जुनून था। जो मौत इतनी करीब हो तो इंसान के अंदर का डर भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस सच के जिसे मैं अपनी बेटी और परिवार से दूर होकर हासिल किया था। मैं उसे अपने साथ दफन नहीं होने दे सकती थी। मेरा दिमाग एक पत्रकार की तरह भाग रहा था, किसी भी मुमकिन रास्ते, किसी भी कमजोरी को तलाश कर रहा था। इस जल्लाद की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। वो मुझे और सुमन को दो बेबस टूटी हुई औरतें समझ रहा था, और यही वो गलती कर रहा था। मैंने कमरे के कोने में रखे मिट्टी के तेल के लैंप को देखा। यह हमारा एकमात्र हथियार था। मैंने सुमन की तरफ झुककर उसके कान में धीरे से कहा, जब मैं आपको इशारा करूं तो आप चिल्लाना, इतनी जोर से चिल्लाना कि पूरा मोहल्ला जाग जाए। सुमन ने खाली नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन शायद उसे मेरे इरादों का अंदाजा हो गया था। उसने कांपते हुए सिर को इस बात पर हिलाया, तुम दोनों आखिरी बार एक दूसरे से कुछ कहना चाहती हो? जल्लाद ने तंजिया लहजे में कहा। यही मेरा इशारा था। मैंने उठने का ड्रामा करते हुए अपना पैर उस लैंप से टकरा दिया। लैंप गिरा, मिट्टी का तेल फैला और एक लम्हे में फटे पुराने कालीन के कोने से आग पकड़ ली। आग! आग लग गई! बचाओ! सुमन ने मेरी हिदायत के मुताबिक पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक माँ की बेबसी और एक गरीब की आखिरी पुकार थी। जल्लाद इस अचानक हुई हरकत पर बौखला गया। वो आग बुझाने के लिए आगे बढ़ा, और यही वो पल था जिसका मुझे इंतजार था। धुएं और अफरा तफरी की आड़ में मैंने अपने बैग से वो पुराना बटन वाला फोन निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। मैंने एक ही मैसेज जो मैंने पहले से सोच रखा था अपने चैनल के न्यूज डेस्क और एक पुराने भरोसेमंद एडिटर को भेज दिया। सूर्यदेव प्रताप सिंह बेनकाब, मीरा केस, टूटा कॉलेज, नदी के करीब मैं फंसी हूँ, जान को खतरा है, स्टोरी तुरंत कवर करें। संदेश भेजते ही वो जल्लाद मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन नहीं, बल्कि भयंकर गुस्सा था। उसने मेरे हाथ से फोन छीनकर दीवार पर पटक दिया। ये तुमने क्या किया? वो दहाड़ा। मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए उसकी आंखों में देखा। देर हो चुकी है। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक संकल्प था। तुम मुझे और सुमन को खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम सच को नहीं मिटा सकते। वो बाहर आ चुका है। उसी लम्हे बाहर गली से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। सुमन की चीखों और धुएं ने काम कर दिया था। मोहल्ले वालों ने पुलिस को बुला लिया था। जल्लाद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी की लकीरें आईं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराया। तुमने अपने जल्लादों को खुद ही बुला लिया है। ये मेरे अपने लोग हैं। दरवाजा टूटा और पुलिस के कुछ ऑफिसर्स अंदर दाखिल हुए। उन्हें लीड एक इंस्पेक्टर कर रहा था, जिसके चेहरे पर सूर्यदेव प्रताप सिंह का डर साफ लिखा हुआ था। जल्लाद ने उसे इशारा किया और वो मेरी तरफ बढ़ा। मुझे लगा कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ।
इंस्पेक्टर के फोन की घंटी बजी, फिर दूसरे सिपाही के फोन की और फिर जल्लाद के अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन निकाला और उसकी आंखों में पहली बार भयंकर खौफ की लहर दौड़ गई। मेरा संदेश काम कर चुका था। देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। फेमस सियासी शख्स सूर्यदेव प्रताप सिंह पर संगीन इल्जाम, कम उम्र लड़की पर ज्यादती और अगवा करने का कांड। मेरा सच अब किसी झूठी गली का राज नहीं रहा था, अब पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बन चुका था। उस एक ब्रेकिंग न्यूज ने कमरे का पूरा माहौल ही बदल दिया था। इंस्पेक्टर, जो कुछ लम्हे पहले मुझे गिरफ्तार करने वाला था, अब पसीने से भीगा हुआ था। ये मामला उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। ऊपर से आने वाले फोन कॉल्स ने उसे बता दिया था कि अगर उसने कोई गलत हरकत की तो उसकी नौकरी और आज़ादी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। उसके पास अब एक ही रास्ता था। उसने कानून की पैरवी की। जल्लाद और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया गया और मुझे और सुमन को सुरक्षा मिली। अगले कुछ दिन तूफान की तरह गुजरे। सूर्यदेव प्रताप सिंह को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो देश से फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसके हॉस्पिटल पर छापा मारा गया तो पता चला कि वो सिर्फ एक जालिम नहीं था, बल्कि वो लड़कियों को दूसरे देशों में बेचने वाले गिरोह का सरगना भी था। मीरा जैसी न जाने कितनी मासूम जिंदगियां उसकी हवस का शिकार बनी थीं। मीडिया के दबाव और जनता के गुस्से के सामने कानून व्यवस्था और सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं अपने घर वापस लौटी तो मेरे घर वालों की आंखों में आंसू और गर्व था। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मेरे पति ने फोन पर कहा, मुझे तुम पर गर्व है काजल, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। मेरी असली जीत उस दिन थी जब मैं अस्पताल में मीरा से मिली। वो शारीरिक तौर पर खतरे से बाहर थी, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे जख्म अभी भी बहुत गहरे थे। साइकेट्रिस्ट उसकी मदद कर रहे थे। उसने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया जो उस पर हुए जुल्म की निशानी था। उसका ये फैसला तकलीफ देने वाला था, लेकिन मैं उसे समझ सकती थी। इस हादसे को 6 महीने गुजर चुके हैं। मैं अपने घर के लॉन में बैठी हूँ। मेरे सामने चाय का कप रखा है और गोद में लैपटॉप है। अदिति मेरे पास ही खेल रही है। पास ही एक झूले में वो बच्चा सुकून से सो रहा है जिसे मैंने गोद ले लिया है। मैंने उसका नाम संकल्प रखा है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। मैंने एयरपोर्ट के उस मंजर से अपनी कहानी शुरू की थी जहां लोग एक तड़पती हुई जान की वीडियो बना रहे थे। हमारा समाज अब एक तमाशाई बन चुका है जो दूसरों के दर्द को सिर्फ अपनी स्क्रीन पर वायरल करना चाहता है और रातों रात फेमस होना चाहता है, ढेर सारे लाइक्स बटोरना चाहता है। लेकिन इसी समाज में सच की ताकत भी मौजूद है। मैंने सीखा कि एक अकेली आवाज भी अगर सच्ची हो तो पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। सूर्यदेव प्रताप सिंह और उसके साथी आज जेल में अपने अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। मीरा और सुमन एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। मेरा सफर एयरपोर्ट की एक चीख से शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत एक बच्चे की सुकून भरी नींद से हो रहा है। शायद हम हर बुराई को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक बेगुनाह को भी बचा लें, एक सच को भी सामने ले आएं, तो इंसानियत जिंदा रहेगी और मेरी जंग इसी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमेशा जारी रहेगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को हाइप भी दीजिए और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए किरदार, घटनाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई वास्तविक संबंध मात्र संयोग होगा। वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना आहत करना या किसी गलत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शक विवेक से देखें। धन्यवाद।